हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 24 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस से परे यह पहली विदेश यात्रा कहाँ की जा रही है। यानी कि पड़ोस पड़ोस को छोड़कर बाहर में विदेश यात्रा कहाँ की जा रही है। तो ये हो जाएगा अमेरिका। कोविड-19 के बाद कहाँ में, तो अमेरिका में दोस्तों, याद रखिएगा अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरा पर रवाना हो गए हैं और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, हर्षवर्धन श्रृंगला सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। अमेरिका में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। याद रखिएगा व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने के लिए भवन जो है वो क्या है, तो व्हाइट हाउस, याद रखिएगा। पीएम मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की आम बहस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की सामान्य बहस का विषय कोविड-19 से उबरने की आशा के माध्यम से लचीलापन बनाना, स्थिरता का पुनर्निर्माण करना, ग्रह की ज़रूरतों का जवाब देना, यानी कि जो भी पृथ्वी ग्रह जो अन्य ग्रह हैं उसको ज़रूरतों का जवाब देना, लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करना है। याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ पर जाएंगे तो क्वाड में भी भाग लेंगे। क्वाड में कौन कौन देश आते हैं दोस्तों, तो क्वाड में आते हैं अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है और भारत आता है। याद रखिएगा 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक नारा, ओलंपिक खेल का आधिकारिक नारा एक साझा भविष्य के लिए एक साथ लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ में होगा, तो इसका जो दोस्तों आयोजन होगा वो होगा बीजिंग, चीन। यानी कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा दोस्तों, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा दोस्तों, तो बीजिंग। याद रखिएगा बीजिंग, बीजिंग चीन में होगा। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर पेरिस की बात करें दोस्तों, तो पेरिस में जो है 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। बर्मिंघम में जो बात करें, बर्मिंघम में जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का ओलंपिक होगा। याद रखिएगा दोस्तों। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का खेल का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। बीजिंग विश्व का प्रथम ऐसा शहर बनने जा रहा है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करेगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला विश्व का प्रथम शहर कौन बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों बीजिंग। याद रखिएगा बीजिंग। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग परमानन पत्र से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से तट हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी, तो दोनों। तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुदुचेरी। ईडन गार्डन कहाँ में दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन और गार्डन 2 बहनों के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया था। अंग्रेजी है ये लोग। यह है कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले ऐसे भारतीय तटों की संख्या कितनी हो गई कुल, तो कुल हो गया 10। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करता है, कौन करता है, तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ में स्थित है, तो डेनमार्क। यानी कि डेनमार्क जो है राष्ट्रीय चिन्ह भी है समुद्री तट। जो भारत के तट शामिल हुए हैं, शिवराजपुर गुजरात, घोडलादीव कस्कोर्द और पदुबिद्री कर्नाटक, कापाड केरल, रुशिकोंदा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान और निकोबार इत्यादि। ये ब्लू फ्लैग का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एक इको लेबल है जो 33 कड़े मानदंडों के आधार पर 4 प्रमुख शीर्षे हैं। पर्यावरण, शिक्षा एवं सूचना पहला हो गया, स्नान के लिए पानी की गुणवत्ता दूसरा, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण तीसरा, और समुद्र तटों में सुरक्षा और स्वभाव को दिया जाएगा। ये हो गया चार ऐसे प्रमुख चीज़ हैं। हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा लद्दाख में। काम किया जाएगा
लद्दाख में हाल ही में जो है विश्व का सबसे ऊंचा व्हीकल चालित रोड बनाया गया है BRA के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष वैशाली एस हिवासे हैं। शिमला की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश की जो है एक और राजधानी है धर्मशाला, याद रखिएगा। गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिल्म शो की मेजबानी लद्दाख स्वयं पहाड़ी विकास परिषद लेह के सहयोग से की जा रही है। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव से 10वीं का एक हिस्सा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। फिल्म फेस्टिवल में स्थानीय फिल्म निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी होगी और 12 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रतिभा का प्रदर्शन होगा। महोत्सव के दौरान हिमालय राज्य कौन कौन है? असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, और हो गया लद्दाख। लोकप्रिय फिल्म के अलावा भारतीय पैनोरम चयनित फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर, याद रखिएगा। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल भी राधा कृष्ण माथुर ही थे। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हिम तेंदुआ राष्ट्रीय पक्षी, काला गर्दन वाला क्रेन, याद रखिएगा। ब्लैक नेक क्रेन, याद रखिएगा दोस्तों। जब जम्मू कश्मीर का विखंडन किया गया दोस्तों और उसको केंद्र शासित बनाया गया, उस समय जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? तो सत्यपाल मलिक, याद रखिएगा दोस्तों। 107 वर्षीय जुड़वा बहन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित घोषित की गई। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जापान, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। जापान के जो है उमेना सुमियामा और कोमु कोदामा का जन्म 5 नवंबर 1913 को पश्चिम जापान के दोसोदो सीमा द्वीप पर 11 भाई बहनों से तीसरे और चौथे स्थान पर हुआ था। 11 भाई बहन थे दोस्तों, याद रखिएगा। छाया गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई है, यह किस राज्य में है? तो छाया गांव जो है किस राज्य में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा असम। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ में होता है दोस्तों? तो असम में होता है, याद रखिएगा। तो असम में, जबकि पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी चाय के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर जो है चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है, याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर भारत में एक स्थल है नीलगिरी पहाड़ी, वहाँ पर चाय और चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है, याद रखिएगा। सिक्किम जो है दोस्तों, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है भारत का प्रथम जैविक राज्य है। असम के कामरूप जिले के छायगांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है। इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल, बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने, सम्मिश्रण, पैकेजिंग और अन्य उपयुक्त सेवा जैसे प्रसंस्करण की सुविधा रहेगी। असम के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी, याद रखिएगा जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा दोस्तों। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे कौन जीता है? तो डी गुकेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो डी गुकेश, याद रखिएगा डी गुकेश। भारत के डी गुकेश ने इस महीने का अपना लगातार दूसरा मैच लाइव शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग जीता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास का अनुमान कितना लगाया है? तो 9.7% दोस्तों। इसका जो है मुख्यालय पेरिस में है, याद रखिएगा। आर्थिक एवं विकास परिषद का मुख्यालय पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 30 सितंबर 1961। किस देश के जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल संभाला है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा के जो हैं प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो को लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीट जीतने में सफल रहे। जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में है। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर, याद रखिएगा। कनाडा अमेरिका एक साथ लगे हुए हैं इसलिए डॉलर है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पार्क को जो है जेवर हवाई अड्डे के पास लगाया जाएगा। YEIRDA के 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। तो YEIRDA हो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा गोमती नदी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की मुख्यमंत्री थी राज्यपाल बनने से पहले। 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया? तो 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों तो फैरोज फैजा विधर। फैरोज फैजा विधर जो है बांग्लादेश की हैं। कहाँ के? बांग्लादेश, याद रखिएगा। बांग्लादेश जो भारत के जो है 3 बीघा कॉरिडोर से अलग होता है। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए बांग्लादेश के हैं फिरोज फैजा विथर को 2021 का चेंज मेकर पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चेंज मेकर अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का हिस्सा है। तो गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड जो है अभी इसी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स, याद रखिएगा। अगला वायुसेना प्रमुख कौन होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेक राय चौधरी। कौन होगा? तो विवेक राय चौधरी अगला वायुसेना प्रमुख है। जबकि प्रथम वायुसेना प्रमुख कौन थे दोस्तों? तो वाइस मार्शल एस मुखर्जी, याद रखिएगा। बिपिन रावत अभी क्या है दोस्तों? तो बिपिन रावत CDS हैं। CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, भारत का प्रथम CDS है, प्रथम चीफ स्टाफ है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राफेल जो है भारतीय वायुसेना में राफेल जो लड़ाकू विमान शामिल किया गया वो फ्रांस से मंगाया गया, खरीदा गया है। इसको बनाया डसॉल्ट कंपनी ने। सबसे पहले अम्बाला एयरबेस पर आया था और फिर गोल्डन 17 टुकड़ी में शामिल हो गया जम्मू कश्मीर में। तेजस की बात करें तो यह भारत का लाइट LCA लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे बनाया कौन है? तो HAL हाल, तो यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी जो है मुख्यालय है बेंगलुरु में है, याद रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु। हाल ही में मानस बिहारी का निधन हो गया, उनका संबंध तेजस निर्माण से था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों SV सरस्वती। फ्लोरेंस से सरस्वती यानी SV सरस्वती को प्रदान किया गया है। जो नर्स को दिया जाता है पुरस्कार इसमें सबसे उच्च है। तो सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स को प्रदान किया जाता है, यानी कि नर्स को देने वाला सर्वोच्च भारत का पुरस्कार क्या है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। 2050 तक दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत। कौन हो जाएगा? तो विश्व का सबसे ज़्यादा आयातक देश कौन बन जाएगा दोस्तों? तो भारत, याद रखिएगा भारत। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% हिस्सेदारी के साथ भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा, याद रखिएगा। चीन और अमेरिका के बाद तीसरा भारत। SDG प्रोग्राम अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया दोस्तों शेख हसीना को। क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सम्मानित किया गया शेख हसीना। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रधानमंत्री हसीना को सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री हसीना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है और नरेंद्र मोदी भी भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर निकल चुके हैं। SDSN की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की स्थापना 2012 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में किया गया था। इसका विकास जो है अर्थशास्त्री जैफ्रे सैक्स के नेतृत्व में SDSN
सतत विकास के लिए व्यवहारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विश्वसनीयता को झुकाना चाहता है। याद रखिएगा दोस्तों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राजधानी ढाका, मुद्रा टका और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। याद रखिएगा अब्दुल हमीद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय की तो बात करें दोस्तों, तो इसका संबंध जो है किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो यह है कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी। अगर डॉक्टर अमरेंद्र सिंह की बात करें दोस्तों, तो इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इनका जन्म जो है शांति निकेतन में हुआ था, पश्चिम बंगाल। अभिजीत बनर्जी को ही अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो भारतीय मूल के थे। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया, जीन के संश्लेषण के लिए। याद रखिएगा दोस्तों। SDG अधिवक्ता दुनिया के प्रमुख नेता हैं जो अपने प्रभाव के काफ़ी क्षेत्रों का उपयोग करते हुए 2030 तक 17 HDG को वितरित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। याद रखिएगा। ADB ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितना लगा? 10%। ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है दोस्तों। याद रखिएगा। स्थापना 1966। कल का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि MR रादुकानो का संबंध किस देश से है जिन्होंने US ओपन 2021 का खिताब जीता है? US ओपन 2021 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से? तो कनाडा के जो हैं फर्नांडिस को हराकर जीते हैं, तो इनका संबंध जो है ब्रिटेन से है। इसका सही जवाब बहुत लोगों ने दिया। सही जवाब देने वाले हैं सबसे पहले दीपक कुमार, फिर KIT2007, कोमल कुमारी, अतुल कुमार, रोहित राज, अमृता कुमारी, धनंजय कुमार, कृष्णा कुमार, हर्षराज, खुशबू कुमारी, सलोनी कुमारी, अमन कुमार, सुनीता देवी, श्वेता वर्मा, गगन कुमार, पृथ्वीराज इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धि के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? यानी कि किस गोल्फर को, भारतीय किस गोल्फर को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका आप लोग याद कीजिएगा और जवाब दीजिएगा इसको कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कृपया कर सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।